सो वेलकम आईआईपियंस एंड अभी हम पढ़ने वाले हैं इक्विपार्टीशन थियरम। इक्विपार्टीशन थियरम है वो बेसिकली क्या कहता है कि हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है वो काइनेटिक एनर्जी के लिए थर्मल इक्विलिब्रियम में एक कंट्रीब्यूशन देता है 1/2 kBT जितना फॉर नॉन रिलेटिविस्टिक एंड kBT जितना फॉर रिलेटिविस्टिक। तो हम इसको लिखते हैं स्टेटमेंट के बेस पे कि द कंट्रीब्यूशन ऑफ each degree of freedom to average kinetic energy in thermal equilibrium at absolute temperature T is, देखो यहाँ पे देखो कि 1/2 kBT फॉर नॉन रिलेटिविस्टिक एंड kBT फॉर फोटोन और रिलेटिविस्टिक। तो यहाँ पे फोटोन E = PC लिख सकते हैं हम। क्लियर। और यहाँ पे लिख सकते हैं एनर्जी = P²/2m। ओके। तो इसके लिए एक दूसरा भी स्टेटमेंट है, वो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि द कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच क्वाड्रेटिक टर्म in Hamiltonian to average thermal energy in thermal equilibrium at absolute temperature is 1/2 kBT। तो देखो इसका मतलब है कि पहले तो आपको पता होना चाहिए क्वाड्रेटिक टर्म किसे कहते हैं। तो ईच क्वाड्रेटिक टर्म होती है हैमिल्टोनियन में, वो 1/2 kBT जितना कंट्रीब्यूट करती है। ओके। सो अब इसको हम इक्विपार्टीशन थियरम है उसको हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर देंगे बाद में कि किस तरह से डायटोमिक रिजिड रोटेटर होता है, ट्राइएटोमिक रिजिड रोटेटर होता है। तो इससे पहले एक बात मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ कि CV हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम = देखो du/dt इंटरनल एनर्जी का एक बार अगर आप डिफरेंशिएशन कर देंगे एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ओके, विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, तो आपको CV मिल जाएगा। ओके। अब और एक बात कि जो वायरल थियरम है, विरियल थियरम है, जो भी आप बोलो, तो वो क्या है कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी = n+1/2 एवरेज पोटेंशियल एनर्जी। ओके। तो यहाँ पे देखो कि अगर V is proportional to R raised to n+1 है
तो ये n+1 यहाँ पे आपको पुट करना है। क्लियर? ओके। अब देखो, सपोज टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम है हमें पता है टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम 3n माइनस k से मिलता है हमें। k है वो कंस्ट्रेंट है। ओके। अब ये भी हमें पता है कि रिजिड रोटेटर है, तो उसके लिए फॉर रिजिड रोटेटर उसके लिए क्या होता है, देखो कि यहाँ पे इस तरह से ये रिजिडली बाउंडेड है। अगर रिजिड बोल दिया एक बार तो ये वाइब्रेट नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे 3 ट्रांसलेशन एंड 3 रोटेशनल मोशन पॉसिबल है, लेकिन यहाँ पे ये जो पॉइंट लाइक हमने कंसिडर कर लिया है मॉलिक्यूल्स को, इसलिए यहाँ पे 3 × 2 - 1 मतलब कि 5। अब ये जो 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम है रिजिड रोटेटर के, वो कौन से है? देखो, 3 ट्रांसलेशन एंड 2 रोटेशनल। अब इसका मतलब है कि ये x, y, z में ट्रांसलेट कर सकता है और ये इस तरह से घूम सकता है और ये एक्सिस है उसके अबाउट घूम सकता है। ओके। तो ये अगर इस एक्सिस के थ्रू, इस एक्सिस के अराउंड अगर रोटेट कर रहा है तो ये हम कंसिडर नहीं करने वाले हैं, क्योंकि हमने मॉलिक्यूल्स को पॉइंट लाइक लिया है। इसलिए 3 ट्रांसलेशन एंड 2 रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम आर देयर। क्लियर? ओके। अब देखो, हमें पता है कि गामा है, एडियाबेटिक प्रोसेस का जो गामा है वो हमने बोला था कि 1 + 2/f इस तरह से लिख सकते हैं। f है डिग्री ऑफ फ्रीडम, f है डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो गामा फॉर रिजिड रोटेटर क्या हो जाएगा? 2/5। ओके। तो गामा आपको कितना मिल जाएगा? 7/5। ओके। किसके लिए? डाई एटॉमिक रिजिड रोटेटर या रिजिड रोटर के लिए। अब देखो, इसको अगर हमें देखना है तो हम किस तरह से देख सकते हैं? तो पहले ही अगर हम U ट्रांसलेशन मतलब कि ट्रांसलेशन एनर्जी कंसीडर अगर हमें करना है तो क्या आ जाएगा? देखो, 3 डायमेंशन में 3 टाइम्स और 1/2 kBt। ओके। अब ये कहाँ से आया? क्योंकि हैमिल्टोनियन अगर आप कंसीडर करते हैं तो p²/2m, तो ये क्वाड्रेटिक टर्म है, वो काइनेटिक एनर्जी शो कर रही है। और एक टर्म है तो 1/2 kBt इंक्लूड होगी, तो 3 डायमेंशन है तो यहाँ पे डायमेंशन भी इंक्लूड हो जाएगा। अब U रोटेशन, तो देखो रोटेशनल मोशन है, उसमें 2 रोटेशन पॉसिबल है, तो 2 × 1/2 kBt। तो यहाँ से आपका जो U टोटल है, U देखो U आपका कितना आएगा? U यहाँ पे क्या है? एनर्जी है। ओके। तो U वाइब्रेशनल भी हम अभी कंसिडर करते हैं पहले कि वाइब्रेशनल है वो कितना आता है। देखो, पहले तो p² / 2m और
वाइब्रेशन हो रहा है यहाँ से, इस तरह से स्प्रिंग जैसा आप सोच सकते हैं। तो हाफ kx² इसकी पोटेंशियल एनर्जी आपको मिल जाएगी। देखो यहाँ पे सभी कॉन्सेप्ट्स है वो साथ में आने वाले हैं, तो आपको ये भी देखना है। तो देखो एक ये क्वाड्रेटिक टर्म है, एक ये क्वाड्रेटिक टर्म है। तो देखो यहाँ पे ये 1/2 kBt कंट्रीब्यूट करेगा और यहाँ पे 1/2 kBt कंट्रीब्यूट करने वाला है। ये बेसिकली हैमिल्टोनियन ही है, तो यहाँ पे ये kBt कंट्रीब्यूशन हो गया। ओके, ये रोटेशनल का कंट्रीब्यूशन, ये हमारा ट्रांसलेशनल का कंट्रीब्यूशन। तो हम U मतलब कि टोटल इंटरनल एनर्जी क्या लिख सकते हैं? देखो टोटल इंटरनल एनर्जी U ट्रांसलेशनल प्लस U रोटेशनल प्लस U वाइब्रेशनल, इस तरह से हम लिख सकते हैं हमारी एनर्जी। तो देखो सभी का सम कर देते हैं हम, तो क्या आ जाएगा? देखो 3/2 प्लस 2/2, और इसको भी अगर हम लिखें तो 2/2 कंसिडर कर सकते हैं, और यहाँ पे kBt। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 7/2 kBt। क्लियर? अब यहाँ से आपको CV निकालना है, तो इसको विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो क्या आ जाएगा? डायरेक्टली 7/2 kB CV आपको मिल गया। अब Cp माइनस CV इक्वल टू है kB, तो CV इक्वल टू क्या हो जाएगा? kB प्लस Cp। क्लियर? सॉरी, Cp हमें फाइंड करना है, Cp हमें फाइंड करना है, CV तो हमारे पास है। तो क्या आ जाएगा? CV प्लस kB। तो यहाँ से ये 7/2 प्लस 1 बोल्ट्जमान कांस्टेंट kB। ओके, तो यहाँ से आ जाएगा 9/2 kB। क्लियर? यहाँ पे ये आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ओके, तो यहाँ पे गामा कितना आ जाएगा? गामा कितना आ जाएगा? देखो यहाँ पे Cp/Cv हम कर देंगे, Cp/Cv, तो गामा आपको मिल जाएगा 9/7। क्लियर? ओके, अब यहाँ पे देखते हैं कि ये हमने बात किसके लिए की थी। देखो डायटोमिक रिजिड रोटेटर है, उसके लिए रिजिड रोटेटर है, उसके लिए गामा ये आ रहा है। लेकिन यहाँ पे हमने बात की थी सिर्फ डायटोमिक रोटर। ओके, रिजिड नहीं था। ओके, तो ये पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक का जो डेरिवेशन है वो डायटोमिक रोटर के लिए था। अब रिजिड कंसीडर कर देंगे, रिजिड, तो एक कंस्टेंट बढ़ जाएगा और वाइब्रेशनल 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम है फॉर ट्रांसलेशनल कितने हो गए? 3, रोटेशनल के लिए 2। क्लियर? और वाइब्रेशनल के 0। तो यहाँ से आप अगर एनर्जी निकालेंगे तो देखो 3/2 kBt प्लस 2/2 kBt। तो अभी मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख रहा हूँ क्योंकि आपको पता है कि हैमिल्टोनियन है वो क्वाड्रेटिक टर्म के लिए 1/2 kBt कंट्रीब्यूट होता है फॉर ईच डायमेंशन। तो यहाँ पे 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम है तो 1/2 kBt इंटू 2। ओके, तो अब यहाँ से 5/2 kBt मिल जाएगा।
तो यहाँ से CV निकालेंगे तो 5/2 KB मिल गया CV। अब यहाँ से CP निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 5/2 + 1 KB, मतलब कि 7/2 KB। क्लियर। अब यहाँ से गामा निकाल सकते हैं हम इजीली 7/5। क्लियर। तो गामा इक्वल टू 1 + 2/f, और यहाँ पे मैंने बताया था कि एक्सक्लूडिंग वाइब्रेशनल, ये जो f है वो डिग्री ऑफ फ्रीडम है, आपको सिर्फ यहाँ पे पुट करना है। अगर यहाँ पे आप 5 पुट कर देंगे तो 1 + 2/5, यहाँ पे 7/5, ये मेथड या तो ये मेथड, दोनों में से आंसर मिल जाएगा। क्लियर। तो अब ट्राई एटॉमिक की बात करेंगे हम। ओके, एक नेक्स्ट नए पेज पे ही यहाँ पे करते हैं। सो ट्राई एटॉमिक मोलेक्यूल। अब देखो डायटोमिक था तो कोई लीनियर या नॉन लीनियर का प्रॉब्लम नहीं था। ट्राई एटॉमिक मोलेक्यूल, तो ट्राई एटॉमिक है वो एक तो इस तरह से हो सकते हैं या तो इस तरह से हो सकते हैं। क्लियर। तो ये हो गया ट्राई एटॉमिक लीनियर और ये हो गया ट्राई एटॉमिक नॉन लीनियर। क्लियर। ट्राई एटॉमिक लीनियर एंड ट्राई एटॉमिक नॉन लीनियर। अब लीनियर ट्राई एटॉमिक है, उसके बारे में हम बात करते हैं। लीनियर ट्राई एटॉमिक मोलेक्यूल, उसमें भी हमें पता है कि एक तो रिजिड हो सकते हैं, मतलब कि ये तीनों है एक रोड से कनेक्टेड होते हैं, और नॉन रिजिड हो सकते हैं। नॉन रिजिड मतलब कि स्प्रिंग से कनेक्टेड है, वाइब्रेशन कर सकते हैं। क्लियर। एक है रिजिड, एक है नॉन रिजिड। ओके। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, रिजिड लीनियर ट्राई एटॉमिक मोलेक्यूल है, उसके लिए आपको जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो कंसिडर करने होते हैं। तो लीनियर है तो इसमें भी क्या हो जाएगा कि ये जो एक्सिस है उसके अबाउट हम रोटेशन कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, मतलब कि रोटेशन 0 लेते हैं हम। तो रिजिड और लीनियर ट्राई एटॉमिक के लिए अगर हम बात करते हैं तो हमारी एनर्जी क्या आ जाएगी, देखो पहले तो 3 ट्रांसलेशनल 2 रोटेशनल। तो इस यहाँ से टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम आ जाएगा 5, सो 5/2 kBt। क्लियर। ओके। और CV हमें पता है 5/2 kB, CP हमें पता है 5/2 + 1 मतलब कि 7/2 kB, और इसके लिए गामा कितना आ जाएगा 7/5। क्लियर। किसके लिए, रिजिड लीनियर ट्राई एटॉमिक मोलेक्यूल के लिए। समझ गए। ओके। अब नॉन रिजिड है। ओके, नॉन रिजिड के बारे में हम बात करते हैं। नॉन रिजिड के बारे में अगर हम बात करते हैं तो क्या आ जाएगा, देखो पहले तो ये नॉन रिजिड है तो क्या आ जाएगा, वाइब्रेशनल, जो देखो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने होंगे 3 × n, मतलब कि 9। अब 9 है, उसमें से 3 ट्रांसलेशनल 2 रोटेशनल, तो अब देखो कितने बच गए 4, तो 4 वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम आएंगे। तो अगर
आपको कैलकुलेट करना है वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। उसके लिए यहाँ पे मैं एक फॉर्मूला बता रहा हूँ, तो यहाँ पे लिखो वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम इक्वल टू, यहाँ पे F1N माइनस ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। इसका मतलब है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ कंस्टिट्यूएंट्स, देखो F1 मतलब कि डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ कंस्टिट्यूएंट N है वो क्या है, नंबर ऑफ कंस्टिट्यूएंट। ओके, तो यहाँ पे देखो हमें पता है कि ट्राइएटॉमिक लीनियर मॉलिक्यूल है तो इसके कंस्टिट्यूएंट है 1, 2 और 3 है, तो 3n, n यहाँ पे 3 आ जाएगा, तो 3 × 3 मतलब कि 9 डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गए। तो 9 माइनस ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो आप कर देंगे तो डायरेक्टली आपको 4 वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम मिल जाएंगे। ओके, तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे कि एनर्जी देखने वाले हैं, तो U कितना आ जाएगा, UF हम कंसिडर करते हैं अभी इसके लिए। तो लीनियर एंड नॉन रिजिड ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल किसके लिए है, नॉन रिजिड लीनियर ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए। ओके, तो फर्स्ट यहाँ पे 3/2 kBt, ये ट्रांसलेशनल हो गया, ये रोटेशनल हो गया 2/2 kBt, और यहाँ पे वाइब्रेशनल है, वाइब्रेशनल मोशन है, तो यहाँ पे देखो 4 kBt आएगा, क्योंकि देखो मैंने बताया था कि वाइब्रेशनल मोशन है तो उसमें हैमिल्टोनियन p²/2m प्लस ½ kx² इस तरह से लिखते थे हम। तो यहाँ पे 1/2 kBt यहाँ से क्वाड्रेटिक टर्म से इंक्लूड हो रहा है और ये क्वाड्रेटिक टर्म से 1/2 kBt इंक्लूड हो रहा है, तो यहाँ पे एक वाइब्रेशनल मोशन के लिए, एक वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए kBt इंक्लूड होगा, kBt × 4 डायरेक्टली कर देना है। ओके, तो यहाँ पे टोटल आप करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो 13/2 kBt। तो हमारी एनर्जी आ गई 13 बाई इंटरनल एनर्जी हमारी कितनी आ गई, 13/2 kBt, और CV अगर हम कैलकुलेट करें तो 13/2 kB के, और यहाँ से ही अगर हम आगे बढ़े तो CP कितना आ जाएगा, देखो CP कितना आएगा 13/2 + 1 मतलब कि 15/2 kBt। यहाँ से गामा है वो CP/CV कर दो तो 15/13 आपको मिल जाएगा। किसके लिए, देखो नॉन रिजिड लीनियर ट्राइएटॉमिक। ओके, देखो हमने अभी 3 चीजें देखी, एक रिजिड डायटोमिक, नॉन रिजिड डायटोमिक एंड नॉन रिजिड लीनियर ट्राइएटॉमिक। ओके, अब रिजिड और नॉन रिजिड लीनियर ट्राइएटॉमिक हमने देख लिया। अब रिजिड प्लस नॉन लीनियर। ओके, रिजिड प्लस नॉन लीनियर मतलब कि इस टाइप की कॉन्फ़िगरेशन। ओके, तो ये नॉन लीनियर तो है ही,
और ये जो कनेक्टिंग जो ये मीडियम है वो रॉड है, स्प्रिंग नहीं है, इस तरह से आपको सोचना है। तो ये रिजिड प्लस नॉन लीनियर, तो उसके लिए क्या होगा, देखो इसमें वाइब्रेशनल है वो 0 हो जाएंगे, वाइब्रेशनल 0 हो गए तो रिजिड एंड नॉन लीनियर है तो सभी डायरेक्शन में रोटेट कर पाएंगे और सभी में ट्रांसलेट कर पाएंगे। तो डायरेक्टली ही आपका जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो कितना हो जाएगा, 6। क्लियर, ओके। डिग्री ऑफ फ्रीडम आपके 6 हो जाएंगे। अब जो आपकी इंटरनल एनर्जी है वो डायरेक्टली आप क्या लिख सकते हैं, देखो 3/2 प्लस 3/2 kBT मतलब कि 6/2 kBT, इसको लिख सकते हैं 3 kBT। और CV है वो लिख सकते हैं हम 3 kB, CP लिख सकते हैं हम 4 kB और गामा लिख सकते हैं हम 4/3। क्लियर, तो ये किसके लिए था, रिजिड प्लस नॉन लीनियर। ओके, तो इसके लिए वाइब्रेशनल था 0, इसलिए इस तरह से हम कंक्लूड कर पाएंगे। अब यहां से नेक्स्ट जो है वो क्या है, देखो नॉन रिजिड प्लस नॉन लीनियर, नॉन रिजिड एंड नॉन लीनियर दोनों होता है, तो इसमें 3 ट्रांसलेशनल प्लस 3 रोटेशनल है, तो बाकी के जो बचे 9 में से वो कितने आ जाएंगे, 3 वाइब्रेशनल। तो अगर आपको डायरेक्टली ही एनर्जी लिखनी है तो क्या लिख सकते हैं, देखो 3/2 kBT प्लस रोटेशनल की 3/2 kBT और वाइब्रेशनल है उसके लिए देखो यहाँ पे 3 वाइब्रेशनल है तो डायरेक्टली 3 kBT ही लिखेंगे। ओके, 3 kBT ही आपको लिखनी है एनर्जी, क्योंकि वाइब्रेशनल मोशन में मैंने बताया है कि हैमिल्टोनियन है वो किस तरह से आपको, देखो ये सभी बता रहा हूँ बार बार लेकिन इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो p²/2m और ये ये भी 12kx²/2। ओके, इस तरह से हैमिल्टोनियन है, तो यहाँ पे ये कंक्लूड हो रहा है। देखो यहाँ पे अगर आप सोचे कि सर काइनेटिक एनर्जी है इक्वल टू n+1/2 और एवरेज पोटेंशियल एनर्जी, तो ये है हमारी पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पे मैंने जो वायरल थियरम है उसमें बताया था कि यहाँ पे जो 2 है वो यहाँ पे n+1 की जगह पे पुट कर देना है, ke इक्वल टू 2/2 मतलब कि ke इक्वल टू pe आ जाएगा हमारे इस तरह के पोटेंशियल एनर्जी के लिए। क्लियर, ओके। तो यहाँ से हम आगे चलते हैं और किसकी बात करते हैं, यहाँ पे एनर्जी टोटल कितनी आ जाएगी। देखो यहाँ से एनर्जी हमें कितनी मिलेगी, 6 kBT, 3/2 प्लस 3/2 मतलब 3 और ये 3। तो यहाँ से हमें CV कितना मिल जाएगा, CV मिल जाएगा 6 kB और CP मिल जाएगा हमें 7 kB और गामा कितना मिल जाएगा, CP/CV मतलब कि 7/6। ओके, तो ये सभी चीज़ें हैं वो मैंने लिखी और आपको बता रहा हूँ। क्लियर, अब मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल होता है, मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल है अगर, तो उसके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम F होंगे 3n के n है वो 1 है,
तो यहाँ पे 3, तो 3 ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम है, तो U कितना हो जाएगा 3/2 kBT। ओके, और CV कितना हो जाएगा 3/2 kB। क्लियर? ओके, अब देखो यहाँ पे आपको एक चीज़ मैं बता रहा हूँ कि अगर ये मोनोएटॉमिक मोलेक्यूल है, उसको ये 3 डायमेंशन में हमने कंसिडर किया है। क्लियर? अब डायएटॉमिक मोलेक्यूल है, और देखो डायएटॉमिक रिजिड है, तो इसका मतलब है कि 3 ट्रांसलेशन प्लस 2 रोटेशन है। तो यहाँ से इसका जो गामा है वो आ जाएगा 7/5 के। क्लियर? तो यहाँ पे एक बार मैं क्विकली रिवाइज करवा रहा हूँ। और दूसरी बात कि अगर आपको एनर्जी है, सबसे ज़्यादा एनर्जी वाइब्रेशनल मोशन की होगी, इससे कम एनर्जी होगी रोटेशनल मोशन की, और इससे भी कम एनर्जी होगी ट्रांसलेशनल मोशन की। तो इसका मतलब है कि लोअर टेम्परेचर होगा तो ट्रांसलेशन ही होगा, उससे हायर बोला है तो रोटेशनल होगा, और उससे हायर बोला है तो वाइब्रेशनल होगा। तो अगर टेम्परेचर का कंसेप्ट आता है कभी भी, तो वाइब्रेशनल मोशन इंक्लूड आपको करना है। क्लियर? अब इसके बेस पे एग्जाम्पल से वो हम देखते हैं। तो देखो, फर्स्ट जो आपको मैंने एक PDF प्रोवाइड कर दी है ऑलरेडी, तो ये PDF में से एग्जाम्पल से वो मैं यहाँ पे सोल्व करवाने वाला हूँ। तो इनिशियली ही मैंने लिखा है 5th नंबर पहले कुछ। ओके, सॉरी, यहाँ पे 5th नंबर का एक एग्जाम्पल मैंने दिया है, 5th एग्जाम्पल है। और उसका मतलब क्या है कि आपको पहले वो एग्जाम्पल पढ़ना है, और यहाँ पे हम नए पेज से ही शुरू करते हैं इसको सोल्व करना। क्लियर? तो देखो, पहले हम क्या करेंगे कि क्वेश्चन है उसको पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन है उसमें लिखा है, देखो ये एग्जाम्पल है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। तो मीन टोटल energy of classical 3-dimensional harmonic oscillator in equilibrium with heat reservoir at temperature T is, और ये गेट 1997 में जो पूछा गया था ये एग्जाम्पल है। तो देखो, हमें पहले ही बोला है कि मीन टोटल एनर्जी ऑफ क्लासिकल 3-dimensional और हार्मोनिक ऑसिलेटर बोला है। देखो, हार्मोनिक ऑसिलेटर, तो हमें पता है कि हार्मोनिक ऑसिलेटर है, उसके लिए हैमिल्टोनियन क्या हो जाएगा p²/2m। देखो, ये क्वांटम मैकेनिक्स में हम पढ़ चुके हैं, 12m ω² x²। अब डायमेंशन है 3, तो यहाँ पे p को px² py² और pz² में कंसिडर कर सकते हैं हम। तो देखो, px² प्लस py² प्लस pz², और यहाँ पे x नहीं r आएगा, डायमेंशन है 3 डायमेंशन है इसलिए। और यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे 2m, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 12m ω² x² प्लस y² प्लस z²।
तो यहाँ पे टोटल 6 टर्म्स हो गई क्वाड्रेटिक, और 6 टर्म्स में से हर एक टर्म है वो 1/2 kBt जितना कंट्रीब्यूट करेंगी। तो आपकी जो एनर्जी है वो कितनी आ जाएगी, 3 kBt। क्लियर। अगर आपको पता नहीं है कि हार्मोनिक ऑसिलेटर आपने पढ़ा नहीं और डायरेक्टली ही आपने सोच लिया कि 3/2 kBt इसका आंसर आएगा, तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आएगा, 3 kBt। अब इसके बाद का जो एग्जाम्पल है वो है 23। ओके, तो जो एग्जाम्पल है वो क्या कह रहा है कि द मीन इंटरनल एनर्जी ऑफ वन डायमेंशनल, देखो वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर इन इक्विलिब्रियम विथ हीट बाथ ऑफ टेम्परेचर T। ओके, वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर है, तो हार्मोनिक ऑसिलेटर और वन डायमेंशन है, तो इसके लिए ये किस तरह से लिख सकते हैं, सपोज इस तरह से हम लिखे 12 m⍵² x², तो यहाँ से 1/2 और यहाँ से 1/2। क्लियर। तो क्या आ जाएगा, kBt हमारा आंसर है वो आ जाएगा। क्लियर। देखो इतना सिंपल है, लेकिन यहाँ पे मैं इसलिए करवा रहा हूँ कि वन डायमेंशनल आपको डायमेंशन है वो देखना है, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है। यहाँ पे 3 डायमेंशन लिखा था, यहाँ पे 1 डायमेंशन लिखा था, तो अगर 2 डायमेंशन लिखा होता तो भी आपका आंसर है वो चेंज हो जाता। ओके, तो अब जो नेक्स्ट है वो देखो, क्वेश्चन नंबर है 29, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है। ओके, तो देखो 29th क्वेश्चन है वो गेट 2010 में पूछा गया था, और ये क्या कह रहा है कि सिस्टम ऑफ n नॉन इंटरेक्टिंग क्लासिकल पॉइंट पार्टिकल्स। ओके, देखो सिस्टम ऑफ n नॉन इंटरेक्टिंग क्लासिकल पॉइंट पार्टिकल इज constrained to move on 2-dimensional surface of sphere the internal energy of system। देखो n नॉन इंटरेक्टिंग पार्टिकल्स है और 2-डायमेंशनल सरफेस है, तो ये आपको देखना है कि 2-डायमेंशनल सरफेस है। ओके, देखो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा, देखो n मोलेक्यूल्स है तो 2n डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गया। ओके, अब 2-डायमेंशनल है, 2D मोशन है, तो इंटरनल एनर्जी हम किस तरह से लिख सकते हैं, देखो 2n ये डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गया, और यहाँ पे 1/2 kBt। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं हम, डायमेंशन है 2 और नंबर ऑफ मोलेक्यूल्स है n, तो यहाँ से 2n 1/2 kBt, तो 2 कैंसिल हो जाएगा और n kBt हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर। तो इंटरनल एनर्जी है वो n kBt आपको मिलेगी। ओके, अब इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन है वो 28 क्वेश्चन नंबर है, और ये क्या शो कर रहा है, देखो इसमें आपको एनर्जी E = px²/2m + ½ kx² दिया गया है। क्वेश्चन आप पढ़ लो कि इन 1 डायमेंशन, ओके, तो 1D यहाँ पे है 1 डायमेंशन, an ensemble of n classical particle has energy of the form this, the average internal energy of the system at temperature T। तो यहाँ पे क्या है, सिंपल आपको क्या करनी है, एवरेज इंटरनल एनर्जी काउंट करनी है, तो यहाँ से 1/2 kBt आएगा, यहाँ से भी 1/2 kBt आएगा, तो यहाँ से kBt मिल जाएगा। ये जो kBt है वो किसके लिए है, सिर्फ एक मोलेक्यूल के लिए, लेकिन यहाँ पे n मोलेक्यूल्स है तो यहाँ पे
n टाइम्स KBT आपको मिल जाएगा। क्लियर? ओके, तो ये आपको याद रखना है, n KBT इसका आंसर आएगा। तो ऑलरेडी मैंने आंसर से वो आपको फॉरवर्ड कर दिए हैं, भेज दिए हैं। अब यहाँ पे देखो, इसके बाद जो क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन नंबर है 29। तो 29 क्वेश्चन है, उसमें क्या कह रहा है कि अ सिस्टम ऑफ वीकली इंटरेक्टिंग, देखो यहाँ पे वीकली इंटरेक्टिंग पार्टिकल्स, ओके, वीकली इंटरेक्टिंग 2 डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर, 2D हार्मोनिक ऑसिलेटर। तो यहाँ पे 2 डायमेंशन और हार्मोनिक ऑसिलेटर आपको याद रखना है। इन थर्मल कॉन्टैक्ट विथ हीट बाथ ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर T, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ अन ऑसिलेटर इज। तो देखो, एवरेज काइनेटिक एनर्जी आपको फाइंड करनी है। तो हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए देखो 2 डायमेंशनल है, तो px² प्लस py² डिवाइडेड बाई 2m प्लस हाफ m ओमेगा और x² प्लस y²। तो यहाँ से देखो 1/2 KBT और यहाँ से 1/2 KBT, 1/2 KBT इंटू 2 प्लस यहाँ से 1/2 KBT इंटू 2। तो यहाँ से देखो टोटल आपका आंसर आ जाएगा क्या, 2 KBT। लेकिन ये देखो एवरेज एनर्जी है, ये हमारी एवरेज इंटरनल एनर्जी है। लेकिन अगर आपको सिर्फ एवरेज काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी आपको फाइंड करनी है, तो यहाँ पे हमें सिर्फ यही टर्म को कंसीडर करना है। तो यहाँ पे डायरेक्टली आप लिख सकते हैं KBT। क्यों? क्योंकि एवरेज काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी होगा फ्रॉम द वायरल थ्योरम और हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए। क्लियर? तो देखो यहाँ से भी हम कंक्लूड कर सकते हैं कि 1/2 KBT इंटू 2 करके यहाँ से काइनेटिक एनर्जी है टोटल, उसमें एवरेज काइनेटिक एनर्जी हमारी KBT आएगी। क्लियर? ओके, अब यहाँ पे नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है वो हम देखते हैं, प्रॉब्लम नंबर 2। ओके, प्रॉब्लम नंबर 2 एंड वो पूछा गया था CSIR जून में 2013 में। तो देखो यहाँ पे बोल दिया है डायरेक्टली ही आपको, अ सिस्टम ऑफ n क्लासिकल नॉन इंटरेक्टिंग पार्टिकल्स ईच ऑफ मास m is at temperature T and is confined by the potential V equal to 1/2 AR²। यहाँ पे R आ गया, मतलब कि 3D है, 3 डायमेंशन है। तो अब इसकी इंटरनल एनर्जी आपको कैलकुलेट करनी है E। तो E इक्वल टू हमें पता है, देखो कि ये जो हाफ AR² है, ये टाइप का अगर आप पोटेंशियल कंसीडर करें तो ये इस तरह का हो गया, हाफ m⍵² x²। इसको m⍵² को A कंसीडर कर लिया। तो ये 3 डायमेंशन का पोटेंशियल है, लेकिन हार्मोनिक पोटेंशियल ही है। तो हमें पता है कि 3 डायमेंशन में हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए 3n KBT, अगर n नंबर ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर है तो 3n KBT आपका आंसर मिल जाएगा। अगर आपको यहाँ से लिखना है तो पहले हैमिल्टोनियन लिखो 3 डायमेंशन के लिए, p²/2m। तो यहाँ से 3/2 KBT और यहाँ से देखो हाफ AR², यहाँ से
3/2 kBt। तो यहाँ से 3/2 प्लस यहाँ से 3/2 kBt इंक्लूड हो जाएगा। ओके, और n नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, n नंबर ऑफ नॉन इंटरेक्टिंग पार्टिकल है, तो यहाँ से 3n kBt आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर? ओके, अब नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है वो क्वेश्चन नंबर 22। ओके, क्वेश्चन नंबर 22। अब देखो, ये एक गामा के रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, वो देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 22 है वो क्या कह रहा है। देखो कि हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर ऑफ सर्टेन गैस इज 1.4 टाइम्स इट्स हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ओके, तो इसका मतलब क्या है कि देखो Cp और Cv का एक रिलेशन दिया गया है, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर इज 1.4 टाइम्स ऑफ Cv। तो इसको हम लिख सकते हैं कि Cp/Cv है वो 1.4 है, इसका मतलब है कि 14/10 है, इसका मतलब है कि 7/5 है। ओके, तो Cp/Cv है वो 7/5 है। ओके, तो इसका मतलब है देखो Cp/Cv अगर 7/5 होता है तो ये किस तरह का मॉलिक्यूल हो सकता है। Cv है वो 5 है, तो मतलब कि 5/2 kBt अगर हम कंसिडर करते हैं, Cv अगर हम 5/2 kBt कंसिडर करते हैं, तो इसमें क्या कह सकते हैं कि डाई एटॉमिक रिजिड मॉलिक्यूल, या तो यहाँ पे डम्बेल्स लिखा है, डायटोमिक रिजिड डम्बेल्स। क्लियर? तो इसके लिए आप लिख सकते हैं कि रिजिड डम्बेल्स यहाँ पे आपको लिखना है आंसर। तो ये क्वेश्चन भी हमने कर लिया कंप्लीट। तो इस तरह के Cp और Cv का जो रिलेशन दिया गया होता है उसमें से आप इजीली Cp/Cv करके निकाल सकते हैं। क्लियर? ओके, इसके बाद जो क्वेश्चन है वो है 23 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें क्या बोला है कि रिजिड ट्रायंगुलर मोलेक्यूल कंसिस्ट ऑफ 3 नॉन लीनियर एटम्स जॉइंटिंग बाय रिजिड रॉड। मतलब कि यहाँ पे बात कर रहे हैं कि ट्राइएटॉमिक और रिजिड मॉलिक्यूल। ट्राइएटॉमिक, पहले तो ट्राइएटॉमिक है, रिजिड है और नॉन लीनियर है। ट्राइएटॉमिक, रिजिड, नॉन लीनियर। तो अब यहाँ पे हमें क्या करना है कि Cp ऑफ आइडियल गैस कंसिस्टिंग ऑफ सच मॉलिक्यूल्स इज। अब यहाँ पे हमें Cp फाइंड करना है। तो देखो Cp अगर आपको फाइंड करना है तो 2 डिफरेंट वेज है आपके पास, कि अगर आप पहले ऑप्शन है वो देखें और यहाँ पे अगर ट्राइएटॉमिक रिजिड नॉन लीनियर है तो देखो रिजिड आ गया, मतलब कि ये वाइब्रेट नहीं कर पाएंगे, तो यहाँ पे 1 + 2/f कर देंगे। तो 1 + 2/3 वाइब्रेशनल है वो यहाँ से रिमूव हो जाएंगे, क्योंकि ये नॉन लीनियर है तो ये 3 ट्रांसलेशन एंड 3 रोटेशन परफॉर्म कर देगा, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। क्लियर? तो गामा इक्वल टू क्या आ जाएगा 8/6। गामा इक्वल टू क्या आ जाएगा 8/6, मतलब कि 4/3। क्लियर? तो यहाँ से गामा इक्वल टू Cp/Cv, मतलब कि जो यहाँ पे 4 है वो Cp हो सकता है। Cp इक्वल टू 4R यहाँ पे मिल सकता है। एक हमारा इस तरह से आंसर निकाल सकते हैं हम, या तो आपको Cp
फॉर ट्राइएटॉमिक रिजिड नॉन लीनियर मॉलिक्यूल के लिए याद होना चाहिए। और थर्ड टेक्निक क्या होगी कि पहले आप U कैलकुलेट करो। U किस तरह से कैलकुलेट कर देंगे, 3/2 kBt प्लस 3/2 kBt इक्वल टू 3 kBt, और CV आ जाएगा यहाँ से 3 kB, और CP इक्वल टू CV प्लस KB इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ से 4 kB। अब हमें पता है Na इंटू KB को लिख सकते हैं हम R। तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना कि यहाँ पे R दिया गया है, क्लियर। तो यहाँ पे हम इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, CP माइनस CV इक्वल टू R भी होता है, CP माइनस CV इक्वल टू KB भी होता है, क्लियर। तो ये इजीली हमने कैलकुलेट कर दिया। अब इसके बाद का जो क्वेश्चन है उसका नंबर है 5। यहाँ पे रैंडम नंबर आपको मिलेंगे। तो देखो जो 5th नंबर का क्वेश्चन है वो यहाँ पे क्या कह रहा है कि फॉर विच गैस रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट विल बी लार्जेस्ट। ओके, देखो फॉर विच गैस CP बाई CV इज लार्जेस्ट। आपको लार्जेस्ट CP बाई CV फाइंड करना है। अब देखो मोनो एटॉमिक के लिए लेंगे तो CP बाई CV है वो गामा ही है, तो गामा इक्वल टू 1 + 2/f डायरेक्टली लिख सकते हैं। अब मोनो, डाई, ट्राई एंड हेक्सा एटॉमिक दिया गया है। तो देखो मोनो एटॉमिक के लिए 2/3। ओके, उसके बाद क्या आएगा, ये हो गया मोनो एटॉमिक के लिए। उसके बाद ये डाई एटॉमिक है, देखो डाई एटॉमिक है, उसके लिए कुछ कंसिडर नहीं किया है तो डाई एटॉमिक रिजिड ले लेते हैं हम। तो यहाँ पे 1 + 2/5। उसके बाद 1 + 2/, ट्राई एटॉमिक है, उसके लिए अगर हमें बात करनी है तो वो यहाँ पे देख लेते हैं कि 2/f। f मतलब कि यहाँ पे ट्राई एटॉमिक, लीनियर, नॉन लीनियर, डायरेक्टली कुछ भी आप ले सकते हैं। और 1 + हेक्सा एटॉमिक मतलब कि ज़्यादा उसका वो होगा मास, ज़्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होंगे, मतलब कि ज़्यादा डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो यहाँ पे देखो जितने डिग्री ऑफ फ्रीडम ज़्यादा हो रहे हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम बढ़ रहे हैं, तो ये आपका गामा है 1 + जो टर्म है वो डिक्रीज होता जा रहा है। तो मोनो एटॉमिक है उसके लिए आपका जो CP बाई CV का रेशियो है वो लार्जेस्ट मिलेगा, क्योंकि गामा इक्वल टू 1 + 2/f है। तो अगर f है वो बढ़ेगा तो आपका गामा है वो, मतलब कि गामा है उसमें जो इंक्रीज तो होगा लेकिन कम। ओके, गामा है वो डिक्रीज होता जाएगा। f यहाँ पे 3 रखो, 4 रखो, 5 रखो, तो इस तरह से डिक्रीज होता जाएगा, क्लियर। तो मोनो एटॉमिक के लिए ये आपका आंसर CP बाई CV का आंसर है वो लार्जेस्ट मिलने वाला है। ओके, अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो 38 नंबर का क्वेश्चन है, और 38 नंबर का क्वेश्चन है वो हम देखते हैं। पहले देखो क्वेश्चन है उसमें क्या बोला गया है, गेट 2017 में पूछा गया था, और क्वेश्चन है वो इस तरह से लिखा है कि कंसीडर अ ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल ऑफ शेप सोन इन फिगर, मतलब कि नॉन लीनियर शेप दिया गया है इन 3 डायमेंशन। हीट कैपेसिटी ऑफ दिस मॉलिक्यूल एट हाई टेम्परेचर। तो यहाँ पे
ब्रैकेट में लिखा है कि टेम्परेचर मच हायर देन द वाइब्रेशनल एंड रोटेशनल एनर्जी स्केल ऑफ मोलिक्यूल बट लोअर देन इट्स बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इज। ओके, तो आपको क्या करना है, हीट कैपेसिटी फाइंड करनी है। ओके, अब देखो ट्राइएटॉमिक मोलिक्यूल और नॉन लीनियर है वो बोल दिया है, और यहाँ पे अगर टेम्परेचर मेंशन किया है तो आपको क्या करना है कि वाइब्रेशनल मोशन भी कंसिडर करना है, वाइब्रेशंस भी कंसिडर करने हैं। तो यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम है टोटल 3 + 3 + 3। ओके, 9 डिग्री ऑफ फ्रीडम आ जाएंगे, उसमें से ये 3 ट्रांसलेशन, 3 रोटेशनल एंड 3 वाइब्रेशनल। तो U है वो कितना आ जाएगा, देखो 3/2 + 3/2 प्लस, देखो यहाँ पे 3 है तो डायरेक्टली ही यहाँ पे 3 kBT लिखेंगे, क्योंकि वाइब्रेशनल मोशन के लिए मैंने अभी भी आपको बताया है कि वाइब्रेशनल में काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी आप करेंगे तो 2 क्वाड्रेटिक टर्म्स यहाँ पे इंट्रोड्यूस होगी। तो यहाँ से आप डायरेक्टली लिख सकते हैं 6 kBT, और CV इक्वल टू क्या आ जाएगा, 6 kB। ओके, तो CV इक्वल टू 6 kB आ गया। तो ये हमारा आंसर हमें डायरेक्टली मिल गया। गेट एग्जामिनेशन का क्वेश्चन था, देखो इतने इजी तरीके से आपका आंसर है वो आता है। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर है 7। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 7 है, उसमें देखो पहले तो वो CSIR में पूछा गया था, CSIR 2014 दिसंबर मंथ में। ओके, इन लो डेंसिटी ऑक्सीजन गैस एट लो टेम्परेचर ओनली ट्रांसलेशन एंड रोटेशनल मोड्स ऑफ मोलिक्यूल्स आर एक्साइटेड, स्पेसिफिक हीट पर मोलिक्यूल ऑफ द गैस इज। देखो स्पेसिफिक हीट आपको फाइंड करना है और रोटेशनल एंड ट्रांसलेशनल हो रहा है, तो आप क्या करेंगे, O2 मोलिक्यूल है, ऑक्सीजन है डायटोमिक, तो यहाँ पे देखो ऑक्सीजन गैस है तो डायटोमिक मोलिक्यूल है, डायटोमिक, और डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो कितने हो जाएंगे इसके लिए 5, 3 + 2। ओके, तो यहाँ से आपकी एनर्जी आ जाएगी 5/2 kBT। ओके, और CV आपका 5/2 kB मिल जाएगा, CV आपको 5/2 kB मिल जाएगा। तो बस ये आपका D ऑप्शन है वो करेक्ट हो गया। अब इससे आगे अगर हमें देखना है कि क्वेश्चन नंबर 3 है वो देखते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 है, उसमें से आपको क्वेश्चन है वो पढ़ना है, TIFR में पूछा गया था, TIFR 2014 में पूछा गया था, और ये क्वेश्चन है बहुत ही इजी क्वेश्चन है, वो आपको अपने तरीके से ही सोल्व करना है। CO मोलिक्यूल बोला है, CO मतलब कि कार्बन मोनोऑक्साइड, और CV आपको पूछा है, तो आप इजीली डायटोमिक मोलिक्यूल है तो CV आप निकाल सकते हैं। ओके, फिर से 3rd नंबर का क्वेश्चन है दूसरा, वो देखते हैं कि देखो सर्टेन गैस अबव टेम्परेचर T, अबव टेम्परेचर T0, certain gas is specific heat of certain gas CV is 3.5 R and below T0 CV is 2.5 R। तो ये गैस कौन सा होगा, तो देखो यहाँ से पहले हम CV अबव T0 है वो कितना है, देखो 35/10, तो इसको क्या लिख सकते हैं, देखो 7/10
7/2r एंड इसको लिख सकते हैं 25/10 मतलब कि 5/2r। तो 7/2r एंड 5/2r, तो इसका मतलब है देखो कि बिलो T0, देखो बिलो T0 टेम्परेचर का कंसेप्ट आया, बिलो T0 है वो वाइब्रेशन 0 होंगे। ओके, और यहाँ पे 5/2r हमें मिल रहा है, तो इसका मतलब है कि 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पे होगा। और अबव T0 क्या मिल रहा है कि वाइब्रेशनल इंक्लूड होंगे। तो वाइब्रेशनल इंक्लूड करने हैं आपको, तो तब 7/2r आ रहा है। तो इसका मतलब है कि देखो हमें यहाँ पे पता है कि 5/2 प्लस 7/2 माइनस 5/2 कर देंगे तो 1 आ जाएगा। क्लियर? तो इसका मतलब है कि एक वाइब्रेशनल ऐड हो रहा है। तो इसका मतलब है कि हमने जो पढ़ा है उसमें आप क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि ये एक डायएटॉमिक मॉलिक्यूल होगा। डायएटॉमिक, क्योंकि देखो डायएटॉमिक में क्या हो रहा था कि 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम आ रहा था विदाउट कैलकुलेटिंग वाइब्रेटिंग मोशन, और वाइब्रेशनल 0 था तब, और 6 आ रहा था जब वाइब्रेशन इंक्लूड हो गया। तो ये आपको सिर्फ इतना ही देखना था। अब ऑक्सीजन, ओजोन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड आर्गन, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ऑक्सीजन है वो डायएटॉमिक है, O2, O3, CO2 एंड आर्गन। तो आर्गन है वो ये मोनोएटॉमिक है मॉलिक्यूल, ये है वो ट्राइएटॉमिक है, ये भी ट्राइएटॉमिक है, और ये है डायएटॉमिक। तो ये ऑक्सीजन है, आपका आंसर सही है। क्लियर? तो समझ गए आप कितना इसको देखना था। ओके, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो ये क्वेश्चन कौन सा था? ओके, थर्ड क्वेश्चन था। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा? 12 नंबर का क्वेश्चन है, वो देखते हैं कि 12 नंबर का जो क्वेश्चन है वो, उसमें भी आपको क्या करना है कि अ गैस ऑफ आर्गन एटम्स केप्ट इन कंटेनर। तो ये पूरा क्वेश्चन है, उसमें डायरेक्टली एवरेज एनर्जी ऑफ आर्गन एटम इन द गैस, तो मोनो एटमिक है तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं 3/2 kBT। तो ये आपका शॉर्ट एंड स्वीट आंसर आ गया। इसके बाद का जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 15। ओके, ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा डिफरेंट है। क्वेश्चन नंबर 15 है वो, देखो उसमें आपको बोला गया है कि हैमिल्टोनियन है वो क्या है, p²/2m प्लस λx⁴। ओके, अब क्या बोला है कि हैमिल्टोनियन ऑफ क्लासिकल नॉन लीनियर 1 डायमेंशनल ऑसिलेटर। अब ये है 1 डायमेंशनल ऑसिलेटर, तो ये देखो हार्मोनिक ऑसिलेटर के जैसा पोटेंशियल नहीं है। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू n+1/2 पोटेंशियल एनर्जी, ये करके आपको लिखना है। तो 4/2 मीन्स 2 टाइम्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, ये लिखना है। क्लियर? तो यहाँ से आप लिख सकते हैं कि एवरेज पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू 1/2 काइनेटिक एनर्जी। तो ये वायरल थ्योरम का यूज़ करके ये हमने लिख दिया। अब हैमिल्टोनियन है, उसमें ये काइनेटिक एनर्जी का तो टर्म देखो, हैमिल्टोनियन में ये टर्म है काइनेटिक एनर्जी शो कर रहा है, ये पोटेंशियल एनर्जी शो कर रहा है। तो अब हम लिख सकते हैं
हैमिल्टोनियन में काइनेटिक एनर्जी प्लस 1/2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ से 1/2 kBT आएगा और यहाँ से क्या आएगा 1/2 kBT। यहाँ पे 1/2 है, यहाँ पे 1/2 kBT इसको लिख सकते हैं। तो देखो क्या आ जाएगा, देखो 1/4 प्लस 1/2, इसका मतलब है यहाँ पे 3/4 kBT आ जाएगा। और हमें पता है कि CV इक्वल टू क्या हो जाएगा 3/4 kB। क्लियर? तो 3/4 kB आ गया। अब n नंबर ऑफ ऑसिलेटर है, n ऑसिलेटर है, तो यहाँ पे एक n इंक्लूड कर दो, 3/4 n kB। क्लियर? तो ये आपको देखना था बेसिकली। ओके, अब यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देख लेते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर का क्वेश्चन है। ओके, 13 नंबर का क्वेश्चन है, वो क्या शो कर रहा है वो देखते हैं। 13 नंबर का जो क्वेश्चन है वो आपको शो कर रहा है कि ओके, तो ये क्वेश्चन है वो आपको डायरेक्टली अपने आप ही करना है कि आपको किस तरह से कंक्लूड करना है। देखो 5/2R आपको दिया गया है। अब ये नहीं बोला है कि CV है या CP है, तो आपको कोई एक गैस के लिए ये आपको CV मिलेगा, किसी के लिए CP मिलेगा। तो ये आपको कंसीडर करना है कि क्या हो सकता है, ये रिजिड डायटोमिक हो सकता है या तो नॉन रिजिड डायटोमिक हो सकता है या मोनोएटोमिक और रिजिड डायटोमिक हो सकता है। तो ये आपको कंसीडर करना है। क्लियर? ओके, अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम देखते हैं 8 नंबर का क्वेश्चन। अब देखो 8 नंबर के क्वेश्चन है, उसमें यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी दिया गया है गामा आर क्यूब। गामा आर क्यूब पोटेंशियल एनर्जी दिया गया है। तो इसको हमें क्या करना है, देखो जस्ट 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, व्हाट इज मीन एनर्जी पर पार्टिकल हमें फाइंड करना है। देखो सिंपल है कि पोटेंशियल है आपको दिया गया है, तो आपको काइनेटिक एनर्जी तो मिलेगी ही 3/2 kBT, और पोटेंशियल एनर्जी है यहाँ पे कितनी आएगी, देखो पोटेंशियल एनर्जी आपको यहाँ पे डिराइव करनी होगी 3/2, क्योंकि n+1 है, इसकी जगह पे 3 पुट करना है, 3/2 पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू 2/3 काइनेटिक एनर्जी। ये हो गया क्या, वायरल थ्योरम से आपको ये मिल जाएगा। तो 2/3 और काइनेटिक एनर्जी तो 1/2 kBT। और यहाँ पे देखो 3 यहाँ पे इंक्लूड करना मत भूलना। क्लियर? तो देखो क्या आ जाएगा, ये 3 कैंसल हो गए, तो 2/2 और ये इस तरह से डायरेक्टली हम लिख सकते हैं कि 5/2 kBT। तो एनर्जी, मीन एनर्जी पर पार्टिकल हमने डायरेक्टली ही फाइंड कर लिया है। ओके, अब एक क्वेश्चन है वो बहुत ही मस्त और डिफरेंट क्वेश्चन है, वो आपको देखना है कि क्वेश्चन नंबर 10 है। देखो क्वेश्चन नंबर 10 है, उसमें क्या बोला गया है कि बॉयल्स लॉ किस तरह से डिफाइन होगा। बॉयल्स लॉ, अब देखो बॉयल्स लॉ हमें पता है कि
P प्रोपोर्शनल टू 1/V है। तो इसका मतलब है कि PV इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, PV इक्वल टू कॉन्स्टेंट है। अब यहाँ पे इसको बोला गया है कि आप क्या करें कि एक डेरिवेटिव फॉर्म में, डिफरेंट फॉर्म में, ओके, डिफरेंशियल फॉर्म में आपको लिखना है। तो देखो दोनों साइड डेरिवेशन लेते हैं, तो डी PV और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0, तो यहाँ से P dV प्लस V dP लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 0। और यहाँ पे P dV इक्वल टू माइनस ऑफ V dP लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम डायरेक्टली लिख सकते हैं dV बाय dP इक्वल टू माइनस V बाय P। तो इस तरह से आप मैथमेटिकली ये कैलकुलेट कर सकते हैं। अब एक लास्ट क्वेश्चन है, तो लास्ट क्वेश्चन जो थर्ड क्वेश्चन है उसमें, थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, उसमें बोला है कि आपको एक इक्वेशन दिया गया है, एक इक्वेशन दिया गया है एंट्रोपी का। अगर ये एंट्रोपी का इक्वेशन है, उसमें बोला है कि सिंपल कैलकुलेशन फॉर एंट्रोपी S of an ideal gas gives S equal to 3/2 NkB ln V plus S0, where N is number of molecules in the gas and V is its volume, S0 is arbitrary constant. This expression is erroneous because of, देखो ये एरर इसमें क्यों है, देखो कि S इक्वल टू 3/2 NkB ln V प्लस S0 है, ये इक्वेशन है, ये यहाँ पे किस में गलती है, इस तरह से आपको पूछा है। देखो कि S है एंट्रोपी, इसमें अगर आप अल्फ़ा सभी में मल्टीप्लाई कर दो, वॉल्यूम में अल्फ़ा मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 3/2 NkB ln अल्फ़ा V प्लस S0 अल्फ़ा, तो S डैश है इज़ नॉट इक्वल टू अल्फ़ा S आपको मिलेगा। मतलब कि ये है वो एक्सटेंसिव नहीं है, ये एक्सटेंसिव नहीं है, इस तरह से आपको पूछा गया था और ये एक PhD एग्जामिनेशन में पूछा गया था। तो इसका प्रॉपर मीनिंग ये है कि आपको ये एरर निकालना था कि क्या एरर है इक्वेशन में। लेकिन इस टाइप के कंफ्यूजिंग क्वेश्चन से वो GSET में नहीं पूछे जाएंगे। तो आज हमने जो भी किया है उसको आपको डायरेक्टली ही याद रखना है, इसीलिए आज का ये लेक्चर पूरा का पूरा इक्विपार्टीशन थ्योरम पे ही था। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कैलोरीमेट्री प्रिंसिपल, और कैलोरीमेट्री प्रिंसिपल उसके बाद थर्मोडायनेमिक्स लॉ एंड मैक्सवेल इक्वेशन और मैक्सवेल स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन हम पढ़ेंगे, तो हमारा थर्मोडायनेमिक्स कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर? तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।